गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और हम लोग चैप्टर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द सब टॉपिक इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज द फिफ्थ पार्ट आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड टुडेस टॉपिक इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि आखिर फोटोसिंथेसिस प्लांट में अगर होता है तो कहां पर होता है? सिंपल सा आंसर, साइट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है कि फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो एक्चुअली लीव्स में होते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट तो भैया सिर्फ लीव्स ही है। और कुछ कुछ प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो उनके ब्रांचेस या फिर कह सकते हैं उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे बात करते हैं आखिर में ग्रीन कलर में ऐसा क्या सीक्रेट है। ग्रीन कलर में हम लोग जान चुके हैं कि ग्रीन कलर एक्चुअली में एक प्रकार के उनमें प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लास्टिड्स तीन प्रकार के होते हैं। उनमें से भैया हमको क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्लोरो मतलब ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। और क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आर द स्पेशल सेल्स responsible for containing the green pigment that is chlorophyll, and उन्हीं का काम होता है ये फोटोसिंथेसिस करना। आज हम लोग थोड़े डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रीन पार्ट है या जो ग्रीन कलर है वो जनरली मिलते हैं आपके इनर पोर्शन में, इनर लेयर में आपको मिलेंगे जिनके पास यही क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रीन प्रकार के ग्रीन पिगमेंट मिलेंगे आपको, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जिन सेल में होता है उनको हम लोग कहते हैं, फिर से आप इसके बारे में नोट्स बना लीजिएगा, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। अगर आपने हमारा पहले का चारों पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो प्लीज अभी ही इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए, पॉज कीजिए और जाइए, ये चारों पार्ट आप देख कर आइए, तभी आपको ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे एट द 10th लेवल। देखिए मेसोफिल सेल्स है। अब डिटेल आपको बता दें कि जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो है, ग्रैना नाम आपको कहीं कहीं बुक में दिखाई देगा, फिर स्ट्रोमा आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, थैलेकोनॉइड्स कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं रिलेटेड टू द क्लोरोप्लास्ट हैं। तो डिटेल स्टडी हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन सब के बारे में भी अगर 11th क्लास के बारे में अगर हम लोग कभी पढ़ाई किए या आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहा तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन डिटेल स्टडी जो रहेगा क्लोरोप्लास्ट को वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख देते हैं आपके लिए, आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स green pigment molecules called chlorophyll. आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन भी हो गया क्लोरोफिल का, कॉल्ड क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब। इनका काम क्या है हम लोगों ने बताया, हम लोग बात किए थे, विच एब्जॉर्ब light energy, which absorb light energy। लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आ रहे हैं, लाइट एनर्जी, उनको ये सिर्फ एब्सॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, बदल देता है। एंड convert it into chemical energy।
ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म सारे कैसे प्रोसेस है, जल्दी से इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे का एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले एक फैक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये टॉपिक फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स कि जनरली बच्चे का ये सवाल है कि सर क्लोरोफिल ग्रीन ही कलर के क्यों दिखते हैं। सनलाइट से जितने भी जो लाइट आ रहे हैं वो तो 7 फिजिक्स का यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज आपका काम आएगा कि जितने भी जो सनलाइट आ रहे हैं वो 7 कलर के विबग्योर, स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉयलेट दैट इज ब्लू इन शेड एंड इन रेड, और बीच में आपके आते हैं ग्रीन कलर। तो आपको एक फैक्ट्स बता दें, जो क्लोरोफिल जो है वो बोथ कलर लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, ब्लू एज वेल एज रेड, एंड बोथ लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है कि रेड लाइट और ब्लू लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होता है इन कंपैरिजन टू ग्रीन लाइट। एक्चुअली में ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर इसलिए अपीयर होते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और फिजिक्स वाले टीचर भी यही कहते हैं कि जिस कलर को रिफ्लेक्ट किया जाता है वही कलर अपीयर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कलर अगर हमको व्हाइट दिख रहा है तो वो सारा लाइट उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई भी कलर ब्लैक दिख रहा है तो सारा कलर उसमें एब्सॉर्ब हो जा रहा है। कोई भी कलर रेड दिख रहा है तो सारा कलर एब्सॉर्ब, ओनली रेड कलर रिफ्लेक्ट्स, दैट्स व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स अपीयर रेड और व्हाटसोएवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फैक्ट्स आपका यही है कि क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब लाइट एट बोथ एंड्स। कौन कौन सा है, कौन कौन सा बताया आपको, दैट इज ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड लाइट, एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट कौन से किए, ग्रीन कलर, एंड रिफ्लेक्ट green light, that's why chlorophyll appears green। वेरी सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स के साथ। मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं मैकेनिज्म में। सबसे जो पहला स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस इन कंटेंट टू मैकेनिज्म स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कि क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करके जो सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। तो पहला स्टेप हम लोग यही लिखते हैं, एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी by photosynthesis, by photosynthetic pigment। यहां पर हम आपके साथ थोड़ा सा खेल खेले हैं। photosynthetic pigment that is, ये आपको यहां पर लिखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है। 2 सेकंड 3 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको याद करने के लिए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट इज नन अदर देन जस्ट फॉर क्लोरोफिल।
सिर्फ क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल। एक नंबर का फिर से क्वेश्चन, विच pigment or you can say which substance या which chemical is known as photosynthetic pigment in green plant, and your answer is very simple, chlorophyll। first step is clear। इसमें क्या होता है कि conversion हो जाता है, absorption होने के बाद in this case there is conversion of light energy into केमिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टेप आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं हम लोग कि ये हम लोग लाइट एनर्जी, व्हाई देयर इज नीड टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया भाई जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलना पड़ा? तो आइए जानते हैं कि जो केमिकल एनर्जी, स्टेप 2, केमिकल एनर्जी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। आपको याद होगा कि रूट के द्वारा हम लोग एब्जॉर्ब किए थे पानी और पत्ते तक पहुंचाए थे। तो पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि पानी को तोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहां इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तोड़े थे, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक केमिकल इफेक्ट भी होता है। तो वही केमिकल एनर्जी को आज यूज कर रहे हैं हम लोग ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए। वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग तोड़ेंगे, H2 में तोड़ेंगे और ऑक्सीजन में तोड़ देंगे। सिंपल है। क्या वाटर का ब्रेकडाउन करने के लिए हमको केमिकल एनर्जी चाहिए? आगे बताएंगे वाटर का ब्रेकडाउन क्यों करना पड़ा, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 2 में क्या सीख रहे हैं हम लोग कि दैट केमिकल एनर्जी यूटिलाइज फॉर, यहां पर हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। हालांकि जो केमिकल एनर्जी जो आया वो लाइट से आया है, फोटो से आया है, और यहां केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है? तोड़ रहा है को बोलते हैं लाइसिस, तोड़ना को बोलते हैं लाइसिस। तो यहां पर लाइट की मदद से अगर कोई चीज टूट रहा है तो इसको कहते हैं लाइसिस। तो यहां पर वाटर जब लाइट यानी कि लाइट से चेंज किया हुआ जो केमिकल एनर्जी से अगर टूटेगा तो इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइट लाइसिस ब्रेकिंग। केमिकल एनर्जी यूटिलाइज फॉर फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। दिस इज वेरी सिंपल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर लिया हम लोगों ने ये केमिकल एनर्जी से। तो केमिकल एनर्जी क्यों हम लोग चेंज किया आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी माइंड में जनरेट हो रहा होगा सर कि ये पानी को क्यों ब्रेक डाउन करना पड़ा, व्हाई देयर इज नीड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं थर्ड स्टेप में। ये आप लोग लिख लीजिए सेकंड स्टेप। स्टेप 3, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। स्टेप 3 में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल किया था, CO2। यानी अगर दोनों का रेशियो देखिए तो 1:2 का रेशियो, कार्बन इन 1 रेशियो एंड ऑक्सीजन इज इन 2 रेशियो। और ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आया है, अब यहां पर क्या ऐड करेंगे, और यहां से हम लोग को मिला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग मिल गया था, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से यहां पर सीखना और समझना है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाए, क्लियरिफाई हो जाए। कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा करके ये हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इस थर्ड स्टेप के बारे में लिख देते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू, बन क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जब यहां से ऑक्सीजन अलग कर लेंगे फिर वहां पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो CH2 हो गया, और ऑक्सीजन को भी क्यों छोड़ना है भाई, इसको भी ले आइए। तो कहीं ना कहीं 1:2:1 का रेशियो आ गया, और ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, एज अ बाई प्रोडक्ट। बहुत आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ये बोर्ड को आप जूम करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए कि कैसे हम लोगों ने ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को ऐड करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाया। और कार्बो का मतलब ही होता है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो दोनों मिल रहा होगा, कार्बन और ये हाइड्रेट के फॉर्म में 1:2:1। और कहीं ना कहीं ग्लूकोज का भी फॉर्मूला आपने C6H12O6 जाना है, और इनका भी रेशियो होता है, अगर देखा जाए अगर कट करके तो इनका भी रेशियो होता है 1:2:1 का रेशियो। तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फाइनली हमारा ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बाहर हो गया, यही है फोटोसिंथेसिस। बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने चेंज किया केमिकल एनर्जी में, वही केमिकल एनर्जी इस्तेमाल हुआ वाटर को स्प्लिट करने में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद हम लोग देखे रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाए हम लोग क्या, कार्बोहाइड्रेट। दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्रोसेस है उन्हीं को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप ये नोट कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। कुछ आपको और हम फैक्ट्स बता दें कि जरूरी नहीं है तीनों स्टेप्स इमीडिएटली हो, वन आफ्टर अनदर हो, एक के बाद एक हो, नहीं। हो सकता है कि कोई डे टाइम में हो, कोई नाइट टाइम में हो। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये इमीडिएटली नहीं होता है। कैक्टस के बारे में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर कि उनमें ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो इमीडिएटली नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तीनों प्रोसेस जो है वो एक समान हो। लेकिन अगर देखा जाए तो एक और आपके बारे में फैक्ट हम आपको बता दें। फैक्ट्स कुछ आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फैक्ट 1 कि अगर ये ग्लूकोज बन जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लूकोज बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्टोर्ड फॉर्म आपको बता दिए, अगर ये बनते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म में बनते हैं, स्टोर्ड होते हैं तो स्टार्च फॉर्म में। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनको कहते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कुछ फैक्ट्स आपको बताकर थोड़ा अंतिम मोड़ दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट ही बनाए, कभी कभी ये प्रोटीन भी बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ और भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आप 7th क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ सकता है सर? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का, मैग्नीशियम का और इवन सल्फर का भी। और इसमें एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, आप 7th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। लेगुमिनस प्लांट में होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस। और इसी के साथ हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी समाप्त हो जाता है और आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और होप्स हो कि आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, जिनमें कहीं ना कहीं हमारा कहानी टच होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कंप्लेन हो, किसी प्रकार का सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।